आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 11वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 10 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रुद्र वहाँ से जल्दी से निकल आया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसे कैथलीन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके करीब आने की। कोई और दिन होता तो वह उसे जान से मार देता, पर अभी उसे जल्दी से इंडिया के लिए निकलना था, क्योंकि उसे आस्था की बहुत याद आ रही थी और साथ ही एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की, सर पीछे सीट से टिका लिया और खुद को शांत करने लगा। तभी प्रवीण जो आगे बैठा था उसे देखकर बोला, बॉस कहाँ जाना है? उसकी बात सुनकर रुद्र आंखें बंद किए ही बोला, एयरपोर्ट चलो, हम अभी इंडिया जाएंगे। प्रवीण ने हाँ में गर्दन हिलाई और फ़ोन निकालकर किसी को कॉल कर जेट रेडी करने के लिए बोल दिया। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एयरपोर्ट पहुंची तो वह लोग जेट में बैठकर इंडिया के लिए रवाना हो गए। वहीं इंडिया में आस्था उस समय किचन में थी और मालती जी के साथ रात के खाने की तैयारी कर रही थी, पर आज उसका दिल बहुत बेचैन था। उसे रुद्र की बहुत याद आ रही थी। जब से उसने पराग को अपनी तरफ घूरते देखा था तब से कुछ अजीब से एहसास हो रहे थे जो बिल्कुल भी सही नहीं थे। उसने सोचा शायद रुद्र उसके पास नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए उसने रुद्र से बात करने के लिए उसे फ़ोन भी किया कि शायद उससे बात कर उसका मन शांत हो जाए, पर रुद्र का फ़ोन ही नहीं लगा, क्योंकि उस समय रुद्र प्लेन में था तो उसका फ़ोन बंद था। सभी ख्यालों को झटक कर वह अपने काम में लग गई। वही वसुंधरा जी के कमरे में उस समय वसुंधरा जी, सुमेश पटेल और पराग तीनों बैठे हुए थे। वसुंधरा जी ने अपने भाई की तरफ देखा और बोली, भाई अब आपको ही कुछ करना होगा। इस लड़की को रुद्र से अलग करना ही होगा, जिससे वह टूट जाए और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाए। मैं रुद्र की आंखों में इस लड़की के लिए एक जुनून देखी थी। अगर यह लड़की उससे दूर हो गई तो वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और टूट जाएगा, जिसका फ़ायदा हम सब उठाएंगे। उसकी बात सुनकर सोमेश पटेल उसे देखते हुए बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा होगा? क्योंकि समायरा के टाइम भी तुमने ऐसा ही कहा था। पर वह रुद्र टूटने की बजाय और मजबूत हो गया। वसुंधरा जी, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार वह टूटेगा और बहुत बुरी तरह टूटेगा। यह बोलते समय उसकी आंखों में रुद्र के लिए गुस्से और नफरत के भाव साफ देखे जा सकते थे। तभी कुछ सोचते हुए सोमेश पटेल वसुंधरा को देखते हुए बोला, पर तुम्हें लगता है कि हम इस लड़की को गायब करेंगे तो रुद्र इसे ढूंढ नहीं पाएगा, और अगर गलती से भी उसे पता चल गया कि इसमें हमारा हाथ है तो पता नहीं वह क्या करेगा हमारे साथ। उसकी बात सुनकर वसुंधरा जी कुछ बोलती उससे पहले ही पराग, जो आस्था के बारे में सोच रहा था, वह मुस्कुराते हुए बोला, वह खुद इस लड़की को इस घर और अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालेंगे। दोनों उसकी तरफ देखने लगे। तभी वसुंधरा जी बोली, तुम ऐसा क्या करने वाले हो पराग? बस सुबह तक इंतजार करो अपने अगले प्लान को अंजाम देने के लिए। यह बोलकर वह मक्कारी से हंसते हुए कमरे से बाहर चला गया। वसुंधरा जी ने सोमेश पटेल की तरफ देखा और बोली, यह ऐसा क्या करने वाला है? सोमेश पटेल, ज़्यादा मत सोचो, मुझे मेरे बेटे पर पूरा विश्वास है, वह जो करेगा सही करेगा। फिर वह दोनों भी कमरे से निकलकर नीचे आ गए। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। आस्था और मालती जी ने सबको डिनर सर्व किया तो सब अपना अपना खाना खाने लगे। वही पराग की नज़र खाते हुए आस्था पड़ी थी, जिसे आस्था भी महसूस कर रही थी, जिस वजह से वह उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था, पर वह किसी को बोल भी नहीं सकती थी। पराग उसे देखते हुए शैतानी स्माइल करते हुए मन में बोला, बस कुछ देर और, फिर तुम्हें हासिल कर मैं उस रुद्र को तरपाऊंगा। बहुत मजा आएगा जब वह तुम्हें मेरी बाहों में देखकर तड़पेगा, पर कुछ नहीं कर पाएगा। पर तुम फिक्र मत करो, रुद्र ने तुम्हें छोड़ भी दिया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रोज तुम्हारे इस नाजुक जिस्म के मजे लूंगा। इसकी शुरुआत आज रात से होगी। उसके गंदे इरादों से बेखबर सबने अपना खाना खाया और अपने अपने रूम में चले गए। रात के करीब 2 बजे आस्था इधर उधर करवट ले रही थी। रुद्र के बिना उसे नींद नहीं आ रही थी। ऊपर से आज हो रही है बेचैनी। वह चाहकर भी खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। वह उठकर बिस्तर पर बैठ गई और गहरी सांस लेकर खुद से बोली, जल्दी आ जाइए रुद्र जी, अब तो आपके बिना नींद भी नहीं आती। अपनी आदत लगाकर आप ऐसे दूर कैसे जा सकते हैं? एक बार आ जाइए, आपसे मैं बात नहीं करूँगी। वह खुद से ही रुद्र की शिकायतें कर रही थी जब उसके रूम का डोर नॉक हुआ। आस्था ने सोचा इस वक्त कौन होगा।
पर फिर कुछ सोचते हुए उसने उठकर दरवाज़ा खोल दिया तो सामने पराग खड़ा था। आस्था ने उसे देखा तो हैरान हो गई, पर उसने खुद को संभाला और बोली, जी आपको कुछ चाहिए? पराग ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, जी मुझे कुछ बात करनी थी। आस्था उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी और सोचने लगी कि उसे इतनी रात को उससे क्या बात करनी है। तभी पराग की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जो उससे अंदर आने की परमिशन मांग रहा था। आस्था को उसका इतनी रात को उसके कमरे में आना अच्छा तो नहीं लगा, पर मेहमान है सोचकर उसने कुछ नहीं कहा और दरवाजे से साइड हो गई, जो शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आस्था उससे थोड़ी दूर पर खड़ी हो गई। पराग अंदर आया और दरवाज़ा बंद कर दिया। आस्था ने उसे दरवाज़ा बंद करते हुए देखा तो हैरानी से बोली, आप दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हैं? पराग, जो अब तक मासूम सा चेहरा बनाकर उसके सामने खड़ा था, उसका लहजा एकदम बदल गया और वह आस्था के करीब आते हुए बोला, कम ऑन यार, इतना क्यों हैरान हो रही हो? मुझे पता है अभी तक तुम्हारे और रुद्र के बीच में कोई पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है। तुमसे शादी उसने सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को जलाने के लिए की है, और वैसे भी उसे तुम्हारे जैसे मासूम लड़कियां नहीं पसंद है। उसे बोल्ड और हॉट लड़कियां पसंद है, जो बेड पर उसकी वाइल्डनेस को झेल सके। और एक बात बताऊं, उसे ना हर रात एक नई लड़की चाहिए होती है अपने बिस्तर पर। तभी तो देखो, उसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है और वह तुम्हें यहाँ छोड़कर खुद बाहर काम का बोल मजे कर रहा है। यह बोलकर शैतानी तरीके से मुस्कुराने लगा। उसे लगा शायद आस्था उसकी बातों में आ जाएगी और रुद्र से नफरत करने लगेगी और उसे छोड़ देगी। पर रुद्र के बारे में ऐसी बात सुनकर उसे पराग पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे बुरा भी लग रहा था। जब पराग ने यह कहा कि उनके बीच पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं है, पर कहीं ना कहीं यह आस्था की वजह से था, क्योंकि रुद्र उसे टाइम देना चाहता था ताकि वह उसके साथ कंफर्टेबल फील करे। फिर भी चाहे वह उनके बीच कैसा भी रिश्ता हो, चाहे उनकी शादी कैसे भी हुई हो, पर वह दोनों पति पत्नी थे। वह रुद्र के बारे में ऐसी बातें नहीं सुन सकती थी। उसने गुस्से में पराग की तरफ देखा और दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोली, आप जाइए यहाँ से, मुझे आपकी कोई भी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और वैसे भी मेरे पति कैसे हैं मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ। उस समय वह बहुत गुस्से में लग रही थी, पर पराग ने उसकी बातों को इग्नोर किया और उसे देख मुस्कुराता रहा। आस्था को उसका ऐसे देखना और उसकी मुस्कुराहट अच्छी नहीं लग रही थी। उसे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था, पर उसने हिम्मत दिखाई और बोली, आप यहाँ से जा रहे हैं या मैं घर वालों को बुलाऊं? यह बोलकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, पर पराग ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, इतनी भी जल्दी क्या है जाने मन? जिस काम के लिए आया हूँ वह तो पूरा कर लूँ, फिर चला जाऊँगा। उसके ऐसे खींचने से आस्था डर गई और उसके मुंह से जाने मन सुनकर घबराते हुए बोली, यह क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें। पर पराग ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और उसके चेहरे के करीब जाते हुए बोला, छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा हूँ। यह बोलकर वह आस्था को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करने लगा। आस्था खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसने एकदम पराग को धक्का दिया और दरवाजे की तरफ भागी, पर पराग ने उसे पकड़ लिया और बेड पर धक्का देकर उसके ऊपर आ गया। आस्था खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी पकड़ से छूट नहीं पा रही थी। वह अपने हाथ पांव चला रही थी, पर कोई फायदा नहीं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह मन ही मन रुद्र को याद करने लगी। उसने साइड में देखा तो टेबल पर पानी से भरा जग पड़ा हुआ था। उसने कैसे भी कर उसे उठाया और पराग के सिर पर मार दिया। कांच का होने की वजह से जग टूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। एक पल को उसकी पकड़ आस्था पर ढीली हुई और उसने अपने सर को पकड़ लिया, जिससे खून बह रहा था। इसका फायदा उठाकर आस्था बेड से उठने को हुई, पर पराग ने उसे फिर से पकड़ लिया और उसके गाल पर हाथ मारा। उसे गाली देते हुए बोला, मुझे मारेगी? बहुत नखरे हैं ना तुझ में, अब देख मैं क्या करता हूँ। सोचा था सब प्यार से करूँगा, पर नहीं, तुझे तो नखरे दिखाने हैं। अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। यह बोलकर उसने एक झटके से उसके हाथ की बाजू को फाड़ दिया, जिससे उसकी गोरी त्वचा साफ दिखने लगी। आस्था हैरानी और आंखों में डर लिए उसे ही देख रही थी। उसकी आंखों से बेइंतहा आंसू बहने लगे। वह चिल्ला रही थी, उसे छोड़ने के लिए बोल रही थी, पर रुद्र का कमरा साउंड प्रूफ था, इसलिए उसकी आवाज़ बाहर नहीं जा सकी। उसने पराग से छूटने की कोशिश की तो उसने उसके हाथों को पकड़ बेड पर दबा दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। कांच का जग जो आस्था ने उसके सिर पर मारा था, उसके टुकड़े जो बिस्तर पर गिर गए थे,
वह उसके बाजू और हाथों में घुस गए। पराग ने उसके गले में अपना चेहरा घुसाया और जबरदस्ती उसे चूमने लगा। आस्था अब शांत हो गई थी। उसने हिलना डुलना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान ही न हो, पर आंखों से आंसू बेतहाशा बह रहे थे। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और कोई अंदर आया, पर सामने का नज़ारा देख उस इंसान की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र आस्था की आंखों से बहते आंसुओं पर गई, उसकी आंखों में अंगारे दहकने लगे। गुस्से से उस इंसान का चेहरा काला पड़ गया और आंखें लाल हो गई। रुद्र तेजी से आगे बढ़ा और पराग को आस्था से अलग कर उसे मारने लगा। उसने उसे कुछ समझने का मौका तक नहीं दिया, बस उसे लगातार मारता रहा। वही रुद्र को देख पराग हैरान हो गया, पर फिर वह उसे देख डरने लगा। रुद्र लगातार उसे मारे जा रहा था। पराग की हालत खराब हो गई थी। रुद्र ने आस्था की तरफ देखा, जो अभी भी बेजान सी बेड पर लेटी हुई थी। आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। उसे ऐसे देख रुद्र को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींच दिया हो। आस्था की ऐसी हालत देखकर रुद्र को बहुत तकलीफ हो रही थी। वह पराग को घसीटते हुए रूम से बाहर ले गया और उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया। पराग लुढ़कते हुए सीढ़ियों से नीचे गिरा। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। दर्द की वजह से वह चिल्ला रहा था। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब घरवाले जाग गए और हॉल में आ गए, पर वहाँ का नज़ारा देख सब हैरान हो गए। रुद्र गुस्से में पराग को बस मारे जा रहा था। पराग की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। वह लगभग बेहोशी की हालत में था। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर सोमेश पटेल भागकर रुद्र के पास गए और पराग को उससे छुड़ाने लगे। रुद्र ने उनकी तरफ घूर कर देखा तो उसकी गुस्से से लाल आंखें देख सोमेश पटेल भी घबरा गए और 2 कदम पीछे हट गए। रुद्र के गुस्से को देखकर उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह आगे बढ़कर अपने बेटे को उससे छुड़ा सके। बाकी सब भी उसे इतने गुस्से में देखकर घबरा गए। तभी दादी ने हिम्मत की और उसके पास आकर धीरे से बोली, रुद्र बेटा, क्या हुआ है? तुम ऐसे पराग को मार क्यों रहे हो? उनकी आवाज़ सुनकर रुद्र ने उनकी तरफ देखा तो अब तक जो उसने खुद को संभाल रखा था, अपनी दादी को देखा। उसका सब्र टूट गया और रुद्र की आंखें नम हो गई। उसने नम आंखों से अपनी दादी की तरफ देखा और भरे गले से बोला, आस्था। यह बोलकर वह फिर पराग को मारने लगा, जो अब तक वह बेहोश हो चुका था, पर उसे मारते जा रहा था। उसका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार आस्था का आंसुओं से भरा चेहरा आ रहा था, जिससे उसका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वही उसके मुंह से आस्था का नाम सुनकर सब कंफ्यूज हो गए थे, पर दादी और चाची के दिमाग में कुछ आया, जिससे उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन दोनों ने याद किया कि कैसे पराग आस्था को अजीब नज़रों से देख रहा था। जो उन दोनों ने महसूस किया था, उसकी नज़रें कुछ अच्छी तो नहीं थी। यही सोचकर वह दोनों घबरा गई थी कि कहीं उसने आस्था के साथ कुछ। चाची तेज कदमों से ऊपर रुद्र के रूम की तरफ बढ़ी, पर तभी रुद्र की आवाज़ उनके कानों में पड़ी तो उनके पांव वहीं रुक गए। उन्होंने मुड़कर रुद्र की तरफ देखा, जो गुस्से में बोल रहा था, कोई उस कमरे में नहीं जाएगा जब तक मैं ना कहूँ। कोई उस कमरे में पांव तक नहीं रखेगा। यह बोलकर उसने पराग की तरफ देखा, जो बेहोश बेजान सा उसके सामने पड़ा था। वही वसुंधरा जी की तो हालत खराब हो गई थी। उसे इतने गुस्से में देख उन्हें अब डर लग रहा था कि कहीं अगर रुद्र को पता चला कि इन सब में वह भी शामिल थी, तो रुद्र पता नहीं उनके साथ क्या करेगा। यही हाल सोमेश पटेल का था। उसे भी रुद्र से डर लग रहा था, पर वह अपने बेटे को भी मरते हुए नहीं देख सकते थे। पर फिर भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह रुद्र से कुछ बोले। रुद्र ने अपने गार्डों को आवाज़ दी तो जल्दी से उसके सामने आकर खड़े हो गए। रुद्र ने उन्हें पराग को लेकर जाने का इशारा किया और बोला, ले जाओ इसे, और इसे तब तक टॉर्चर करना जब तक इसकी जान न निकल जाए। उसकी बात सुनकर सोमेश पटेल घबरा गए, पर उसने खुद को संभाला और गुस्से में रुद्र को देखते हुए बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते। किया क्या है मेरे बेटे ने, जो तुमने इसे इतनी बुरी तरह से मारा है और अब फिर इसे टॉर्चर करने के लिए बोल रहे हो? उसकी बात सुनकर वसुंधरा जी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, रुद्र, यह तुम्हारा भाई है, तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। उनकी बात सुनकर रुद्र ने घूरकर उनकी तरफ देखा और बोला, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, यह आप अच्छी तरह से जानती हैं, इसलिए जितना हो सके मेरे मामलों से दूर रहें तो ही आपके लिए अच्छा होगा। और रही बात इसके साथ यह सब करने की, तो इसने गुनाह किया है, जिसकी सजा इससे मिलकर रहेगी। मेरी ज़िंदगी की तरफ नज़र उठाने वालों की मैं आंखें नोच लूँ, पर इसने
इसने तो मेरी जिंदगी को छूने की कोशिश की है, उन्हें तकलीफ देने की कोशिश की है, तो इसे कैसे छोड़ दूं? यह बोलकर उसने घूरकर उन दोनों भाई बहन को देखा और फिर गार्डों को कुछ इशारा किया, जिसे समझकर वह पराग को उठाकर वहां से ले गए। तभी रुद्र को आस्था का ख्याल आया। वह भागकर सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर अपने रूम की तरफ गया। रूम के बाहर पहुंचकर उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और फिर दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। उसकी नज़र आस्था पर गई, जो अभी भी वैसे ही लेटी हुई थी और ऊपर सीलिंग को एकटक देख रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ऐसे देखकर रुद्र को बहुत तकलीफ हो रही थी। उसकी आंखें नम हो गई, पर उसने खुद को संभाला और आस्था के करीब गया। उसने आस्था के चेहरे को पकड़कर अपनी तरफ किया, पर आस्था ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। वह अभी भी बिना किसी भाव के बस सीलिंग को घूर रही थी। रुद्र की आंखें उसे ऐसे देख नम हो गई। उसने प्यार से उसके माथे को चूमा और बोला, जान। पर आस्था ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसे ऐसे देख रुद्र का दिल फटा जा रहा था, पर उसे खुद को संभालना था ताकि वह अपनी जान को संभाल सके। रुद्र की नज़र आस्था के गाल पर गई। वहां पर पराग की उंगलियों के निशान थे और उसके गले पर भी उसके काटने के निशान थे। यह सब देखकर रुद्र की आंखों में एक बार गुस्सा भर गया। उसका मन कर रहा था कि वह पराग को अभी जान से मार दे, पर अभी उसकी जान को उसकी ज़रूरत थी। पर हाँ, वह पराग को सजा तो जरूर देगा, वह भी बहुत बुरी। तभी रुद्र की नज़र आस्था के हाथ और बाजू पर गई, जहाँ पर कांच चुभा हुआ था और बिस्तर भी गीला था। रुद्र ने आस्था को ऐसे ही अपनी गोद में उठाया और लाकर सोफे पर बिठा दिया और खुद फर्स्ट एड बॉक्स लेकर धीरे से उसके हाथ और बाजू से कांच निकालकर उस पर दवाई लगा दी। साथ ही उसकी पूरी नज़र आस्था पर बनी हुई थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे एक जिंदा लाश हो। रुद्र को उसे ऐसे देख बहुत तकलीफ हो रही थी। एक अजीब सा डर भी लग रहा था, पर वह खुद को मजबूत बनाए उसे संभाल रहा था। उसके जख्मों की ड्रेसिंग कर रुद्र वही सोफे पर बैठ गया और आस्था को अपनी गोद में बिठा लिया। उसने आस्था के चेहरे को अपने हाथों में भरा और बेचैनी और बेसब्री से बोला, जान, मेरी तरफ देखिए प्लीज। उसकी बेचैनी भरी आवाज़ सुनकर आस्था ने उसकी तरफ देखा तो उसकी नज़रें रुद्र की नज़रों से जा टकराई। रुद्र को देखकर उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। वह रुद्र के सीने से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। रुद्र ने उसे अपने सीने से भींच लिया और उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करवाने लगा, पर आस्था का रोना कम ही नहीं हो रहा था। उसकी ऐसी दर्द भरी चित्कार सुन रुद्र का सीना फटा जा रहा था। उसकी तकलीफ को समझ रहा था। वह दूसरी बार था जब आस्था के साथ ऐसा कुछ हुआ था। हाँ, रुद्र ने उसे पिछली बार के जैसे बचा तो लिया था, पर फिर भी उसे जो तकलीफ हुई थी वह आसान नहीं थी। जब काफी देर तक आस्था का रोना बंद नहीं हुआ तो रुद्र ने उसे खुद से अलग किया और उसके आंसुओं से भींगे चेहरे को देखकर बोला, जान, प्लीज चुप हो जाइए। देखिए, कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं ना आपके साथ। पर आस्था रोए जा रही थी। उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा था। रुद्र ने जब देखा कि आस्था चुप नहीं कर रही थी तो उसने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और प्यार से उसे चूमने लगा। रुद्र अभी फिलहाल ऐसा कुछ करना तो नहीं चाहता था, पर आस्था को चुप करवाना जरूरी था, वरना ज़्यादा रोने की वजह से उसकी तबीयत भी खराब हो सकती थी। इसलिए वह बस आस्था को शांत करवाना चाहता था और हुआ भी यही। आस्था का रोना बंद हो गया। रुद्र को जब लगा कि आस्था शांत हो चुकी है तो उसने उसके होठों को आज़ाद किया और उसके माथे से माथा लगाकर बैठ गया। दोनों की सांसें तेज चल रही थी। रुद्र ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, बस, अब आप बिल्कुल नहीं रोएंगी। चलिए जल्दी उठिए और कपड़े चेंज करिए। देखिए, आपके कपड़े गीले हो गए हैं, ऐसे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए जल्दी और चेंज करिए, वरना मैं खुद अपने हाथों से आपके कपड़े चेंज कर दूंगा। और सच मानिए, मुझे ऐसा करने से आप रोक नहीं पाएंगी, क्योंकि हक है मेरा आपके ऊपर, बीवी हैं आप मेरी। यह बोलकर वह शरारत से मुस्कुरा दिया। वही उसकी बात सुनकर आस्था, जो उसे देख रही थी, उसने अपनी नज़रें झुका ली और रुद्र की गोद से उठने लगी। पर रुद्र ने उसे ऐसे ही गोद में उठा लिया और ले जाकर वॉशरूम में उतार दिया और खुद वापस रूम में जाकर उसके लिए एक कंफर्टेबल सी ड्रेस अलमारी से ली और वापस वॉशरूम में चला गया। उसने ड्रेस को साइड में रखा और आस्था के पास जाकर उसके बालों को सहलाते हुए प्यार से बोला, जल्दी फ्रेश हो जाइए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आस्था ने हाँ में गर्दन हिलाई तो रुद्र प्यार से उसका माथा चूमकर वॉशरूम से बाहर चला गया। आस्था के सामने जितना वह खुद को संभाल रहा था
उसे ही पता था कि आस्था को ऐसे देख उसका दिल कितने टुकड़ों में टूटा था। उसने गहरी सांस ली और अपने कपड़े लेकर दूसरे वॉशरूम में चला गया। वहीं नीचे सब लोग लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हुए थे। सोमेश पटेल तो वहां से चला गया था। उसे कैसे भी करके पराग को रुद्र से छुड़वाना था, पर वह भी जानता था कि जो पराग ने किया है उसके बाद रुद्र उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और अगर रुद्र को पता चला कि उसका भी इन सब में हाथ है तो वह दोनों बाप बेटे को बेरहमी से मारेगा। पर वह अपने इकलौते बेटे को ऐसे मरते हुए भी नहीं देख सकता था, इसलिए उसे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। वही दादी और चाची टेंशन में बैठी बार बार ऊपर रुद्र के रूम की तरफ देख रही थी। वही वसुंधरा जी बैठी कुछ न कुछ आस्था के बारे में उल्टा सीधा बोले जा रही थी। वसुंधरा जी, मुझे तो शुरू से ही यह लड़की पसंद नहीं थी। जरूर इसी ने पराग को बहकाया होगा, वरना मेरा भतीजा ऐसा बिल्कुल नहीं है। पता नहीं रुद्र ने इसमें क्या देख लिया जो इससे शादी कर ली। कितनी लड़कियां इससे शादी करने को तैयार थी, जो बड़े से बड़े और रईस खानदान की थी, पर नहीं, रुद्र ने बिना किसी को बताए इस लड़की से शादी कर ली। वह ऐसे ही आस्था के बारे में कुछ न कुछ बोले जा रही थी जब दादी जी उसे देख गुस्से में बोली, बस करो तुम, चुप हो जाओ। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि तुम्हारे भतीजे ने क्या किया है? उसने हमारे घर में हमारे घर की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। यह बच्ची इस समय पता नहीं कैसी हालत में होगी। हमें तो डर लग रहा है कि रुद्र पता नहीं अब क्या करेंगे। इतने समय बाद आस्था के रूप में हमारे पोते की जिंदगी में खुशियां आई है। आपके और आपके भतीजे की वजह से कहीं उनके ऊपर खुशियों की नज़र न लग जाए। यह बोलकर दादी चुप कर गई और उदास होकर ऊपर रुद्र के रूम की तरफ देखने लगी। चाची भी उनके साथ ही थी। उनके चेहरे पर भी परेशानी साफ देखी जा सकती थी। वही वसुंधरा जी अपनी सास की बात सुनकर चुप कर गई और घूरकर उन्हें देखने लगी। वह उन्हें देखते हुए मन में बोली, बस एक बार सब कुछ मेरे नाम हो जाए, फिर तुम सबको तुम्हारी असली जगह दिखाऊंगी। वही ऊपर रूम में रुद्र कपड़े चेंज कर रूम में आया और इधर उधर देखने लगा, पर आस्था उसे दिखाई नहीं दी। तभी उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई तो वह समझ गया कि आस्था अभी भी वॉशरूम में है। वह वहीं बैठकर आस्था का इंतजार करने लगा, पर जब काफ़ी देर तक आस्था वॉशरूम से बाहर नहीं आई तो रुद्र को उसकी फिक्र होने लगी। उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाया और बोला, जान, कितना टाइम लगेगा, जल्दी बाहर आइए। पर आस्था की कोई आवाज़ नहीं आई और ना ही उसने दरवाज़ा खोला। रुद्र ने एक दो बार दरवाज़ा खटखटाया और उसे आवाज़ दी, पर आस्था की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना पाकर वह घबरा गया। वह जल्दी से बेड के पास गया और ड्रॉअर से एक चाबी लेकर आया। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया, पर सामने का नज़ारा देखकर उसके कदम दरवाजे पर ही ठिठक गए और आंखें नम हो गई। सामने आस्था शावर के नीचे बैठी लगातार रोते हुए अपने चेहरे, गर्दन, हाथों को अपने नाखूनों से साफ किए जा रही थी, जैसे उस पर कोई गंदगी लगी हो। साथ ही एक चीज़ बड़बड़ाई जा रही थी कि गंदी हो गई, उसने मुझे छुआ, मैं गंदी हो गई। वह बार बार यही बोलते हुए खुद को रगड़ रगड़ कर साफ किए जा रही थी, जिस वजह से उसके गर्दन, हाथ पर कई जगह नाखूनों के निशान बन गए थे, जिनमें से खून निकल रहा था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्र भागकर उसके पास गया और उसके सामने बैठकर उसके हाथों को पकड़ लिया और बोला, जान, यह क्या कर रही हैं आप? आस्था ने कुछ नहीं कहा, बस उसे अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। वह अभी भी वही बात बोले जा रही थी कि वह गंदी हो गई है। उसे ऐसे देख रुद्र को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा था। वह खींचकर उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, जान, कुछ नहीं हुआ है, देखिए मैं हूँ आपके पास। आस्था उसके सीने से लगकर फुट फुट कर रोने लगती है। रुद्र बस उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहा होता है। कुछ देर बाद वह देखता है कि आस्था चुप नहीं कर रही थी, तो वह उसे खुद से अलग कर उसका चेहरा हाथों में भर ऊपर कर देखता है, तो उसे ऐसे देख रुद्र को बहुत तकलीफ होती है। रोने से उसका पूरा चेहरा और आंखें लाल हो गई थी। गाल पर थप्पड़ का निशान अभी भी था, जिसे देख रुद्र की आंखों में गुस्सा उतर आता है, पर वह खुद को शांत करते हुए बोलता है, जान, शांत हो जाइए, कुछ नहीं हुआ है और जब तक मैं आपके पास हूँ आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आस्था अभी भी अपनी भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रही होती है। रुद्र प्यार से उसका माथा चूमता है और बोलता है, चलिए अब जल्दी से कपड़े बदल लीजिए वरना बीमार हो जाएंगी। यह बोलकर वह उसे खड़ा करता है और शावर बंद कर वॉशरूम से बाहर जाने लगता है, क्योंकि उसके कपड़े भी वापस से भीग चुके होते हैं। उसे जाते देखकर आस्था उसका हाथ पकड़ लेती है
और नजरें झुकाए धीरे से बोलती है, मत जाइए। उसकी बात सुनकर रुद्र उसकी तरफ देखता है और बोलता है, जान, मैं यही हूँ बाहर, आप कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। यह बोलकर वह फिर जाने लगता है, पर आस्था उसका हाथ नहीं छोड़ती है और धीरे से भरी आवाज़ में बोलती है, प्लीज। उसकी बात सुनकर रुद्र उसकी तरफ देखता है और फिर कुछ सोचते हुए उसके करीब आता है और उसके चेहरे को हाथों में भरकर अपनी गहरी आवाज़ में बोलता है, मेरी तरफ देखिए जान। उसकी बात सुनकर आस्था धीरे से अपनी पलकें उठाकर उसकी तरफ देखती है तो उसकी नज़रें सीधा रुद्र की नज़रों से जा मिलती है, जो उसे ही देख रहा था। रुद्र उसकी नज़रों में देखते हुए धीरे से उसके पल्लू को उसके कंधे से अलग कर उसकी साड़ी निकाल देता है। आस्था की नज़रें झुक जाती है और रुद्र एकटक उसके चेहरे को देखते हुए एक एक कर उसके सारे कपड़े निकाल कर वहाँ रखे बाथरोब उसे पहना देता है और फिर खुद भी वहाँ रखे बाथरोब पहन लेता है, क्योंकि उसके कपड़े भी भीग चुके होते हैं। उसके बाद वह आस्था को अपनी गोद में उठाकर रूम में ले जाता है, पर इन सब में उसकी नज़रें बस आस्था के चेहरे में उलझी हुई थी। उसने एक बार भी अपनी नज़रें घुमाकर कहीं और देखने की जहमत नहीं उठाई। वैसे भी जब मोहब्बत रूह से हो तो जिस्म की चाह किसी को नहीं होती। आस्था बस चुपचाप उसके सीने पर सर रखकर उसकी गोद में थी। रुद्र ने उसे बेड पर बिठाया और फिर उसे एक कंफर्टेबल ड्रेस पहना दी। इस सब में आस्था ने एक बार भी नज़रें उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा। उसको कपड़े पहनाकर रुद्र जाने लगा तो आस्था ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने उसकी तरफ देखा तो आस्था भी उसकी तरफ ही देख रही थी, जैसे कह रही हो कि मत जाओ। उसकी आंखों में डर और बेचैनी देख रुद्र प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए बोला, जान, बस अभी आया मैं 2 मिनट में। पर आस्था उसका हाथ नहीं छोड़ती है, बल्कि और मजबूती से पकड़ लेती है, जिसे महसूस कर रुद्र भी उससे अपना हाथ नहीं छुड़ाता है और ऐसे ही उसे साथ लेकर अलमारी से अपने कपड़े निकालता है। फिर चेंजिंग रूम के सामने जाकर वह आस्था को देखते हुए बोला, जान, अब तो छोड़ दीजिए, बस 2 मिनट की बात है, मैं भी कपड़े पहनकर आता हूँ। पर आस्था फिर भी उसका हाथ नहीं छोड़ती है। उसे ऐसे देख रुद्र परेशान हो जाता है, पर फिर प्यार से उसे समझाते हुए बोलता है, आस्था बच्चे, अभी 2 मिनट में मैं चेंज करके आता हूँ, तब तक आप बैठो और डरना तो बिल्कुल भी मत, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और जब तक रुद्र प्रताप सिंह आपके साथ है कोई आपको कुछ नहीं कर पाएगा। यह बोलकर वह प्यार से उसका माथा चूमकर चेंजिंग रूम में चला जाता है। उसके जाते ही आस्था की आंखें एक बार और नम हो जाती है। आस्था को प्यार से समझाकर रुद्र जल्दी से चेंजिंग रूम में जाता है और 2 मिनट में कपड़े बदलकर बाहर आ जाता है। जैसे ही वह बाहर आता है तो देखता है कि आस्था अभी भी वही खड़ी आंसू भरी आंखों से चेंजिंग रूम की तरफ देख रही थी। रुद्र जल्दी से उसके पास आया और उसके चेहरे को हाथों में भरकर उसके आंसू को पोंछते हुए बोला, आप रो क्यों रही हैं? मैंने बोला था ना आपको कि मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। यह बोलकर वह उसका हाथ पकड़कर बेड के पास ले आया और उसे बेड पर लिटाकर खुद भी उसके पास लेट उसे अपनी बाहों में भर लिया। रुद्र उसके सामने बिल्कुल नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहा था, ताकि आस्था का ध्यान वापस उस बात पर ना जाए, पर यह वही जानता था कि इस समय उसे पराग पर कितना गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह अभी जाए और उसे जान से मार दे।